हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद 3। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस और आरओ की प्रीलिम टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है 2023 की। यह टेस्ट नंबर आपका 85 है। 84 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि बीपीएससी, एमपीपीएससी, छत्तीसगढ़ पीसीएस, झारखंड पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, हिमाचल प्रदेश पीसीएस या फिर आरएस, तो आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। या किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप मेरे टेस्ट सीरीज को देखिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस हैं वो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए, जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लें कि मेरी जब भी वीडियो आए तो उनको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए कि अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो पहुंचे और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। देखिए, टारगेट तो हम लोग लेकर के चलेंगे 14 मई, ठीक है, 14 मई 2023 आपका 2023 पीसीएस का प्रीलिम्स है। ठीक है, तो ऐसा कीजिए कि आप लोग अपने दोस्तों में शेयर भी क्या कीजिए कि उनको भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट में कुछ रोग और उसके कारक दिए गए हैं और सूची 2 में फसल का नाम दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें करनाल बंट की, ठीक है, तो ये जो है कि आपका गेहूं में का रोग है ये। ठीक है, गेहूं में होता है करनाल बंट। अरगट की अगर हम बात करें तो ये जो है कि आपका बाजरा में ये रोग होता है। टीका रोग जो है कि आपका मूंगफली में होता है। और सफ़ेद गेरुई ये रोग जो है कि राई मतलब कि सरसों में होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, ये बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन। किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से? तो वो जो है कि वसा। देखिए, वसा से जो है कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न ये करता है, क्योंकि प्रतिक्रिया की ऑक्सीकरण द्वारा वसा को कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में बदल देता है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर कर चयन कीजिए। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। देखिए, इसमें आपको सही उत्तर बताना है। सिगरेट लाइटर अगर सारे लोगों ने देखा होगा, उसमें जो है कि कुछ लिक्विड भरा रहता है अंदर, और उसको ऊपर जो है कि एक बटन टाइप होता है प्रेस करने वाला, तो उससे बटन करने पे वो आग निकलती है उसमें। ठीक है, तो उसमें कौन सी गैस भरी गई होती है? तो उसमें जो है कि ब्यूटेन भरी रही होती है। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और सीसा की ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, तो ये हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक वेटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। दूसरा है कि इंसुलिन के अल्प श्रवण से मधुमेह मतलब डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। तीसरा है कि इंसुलिन के अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। बात की जा रही है इंसुलिन के संबंध में। देखिए, इंसुलिन की खोज जो है कि फ्रेडरिक वेटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। बिल्कुल सही है। इंसुलिन के अल्प श्रवण से क्या होता है? मधुमेह मतलब कि डायबिटीज़ नामक रोग होता है अल्प श्रवण से। और इंसुलिन के अतिश्रवण से क्या होता है? हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है, जिससे कि जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो ये भी आपका सही है। तो तीनों सही है, तो 1, 2 और 3 हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। अभिनति का निर्माण निम्नलिखित में से किस गति द्वारा होता है? तनाव मूलक गति, भू परिभ्रमण, भूचक्रण, संपीड़न गति। अभिनति का निर्माण किस गति के कारण होता है, किस गति के द्वारा होता है? तो देखिए, क्षैतिज संचलन या फिर संपीड़न गति द्वारा उत्पन्न वलन का जो भाग नीचे मुड़कर धंस जाता है, उसे हम अभिनति कहते हैं। देखिए, वास्तव में जो है ना कि अभिनति
नीचे की तरफ मुड़े हुए बलन का ही एक रूप होता है। तो ये हो जाएगा आपका संपीड़न गति। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सेल श्रेणी कुड़प्पा सेल समूह से संबंधित है? चंपानेर, पापाघानी, सेमरी, सौसर। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सेल जो है कि श्रेणी कुड़प्पा सेल समूह से संबंधित है? तो कुड़प्पा सेल समूह का जो विस्तार है वो कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाघानी श्रेणी और चेयार श्रेणी में ये पाया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। कोसी नदी के विषय में असत्य कथन की पहचान कीजिए। यह नदी मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा है कि इसकी मुख्य धारा अरुण नदी है जो कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। एंड फोर्थ है कि कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। बात की जा रही है कोसी नदी के विषय में। देखिए कोसी नदी जो है कि मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। देखिए यह मार्ग अपनी बदलती रहती है। इसी कारण जो है कि क्या कहा जाता है इसको, इसी कारण जो है कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ठीक है, इसकी मुख्य धारा कौन सी है? अरुण नदी है जो कि हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से निकलती है। बिल्कुल सही है कि इसकी जो मुख्य धारा है वो अरुण नदी है और ये हिमालय के उत्तर में तिब्बत के गोसाई थान चोटी से ये निकलती है और भारत नेपाल सीमा पर इसे काली गंगा कहते हैं। देखिए काली गंगा जो है कि कोसी नदी को नहीं कहते हैं। ठीक है, कोसी नदी को काली मतलब ये नहीं कहते हैं। ये जो है कि आपका अगर हम बात करें कि शारदा नदी को भारत और नेपाल के सीमा पर जो है कि काली गंगा कहते हैं, कोसी नदी को नहीं कहते हैं। किसको कहते हैं? तो शारदा नदी को कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका गलत है। फोर्थ है कि कोसी नदी गंगा के बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की एक प्रमुख नदी है। ठीक है, ये जो है कि बाएं तरफ से मिलती है गंगा में और ये कहाँ पे मिलती है? तो ये कोसी नदी बिहार के भागलपुर जिला में जो है कि गंगा नदी में ये मिल जाती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4 सही है, मतलब गलत कौन सा है? ये सी ऑप्शन है। चक्रवात व संबंधित क्षेत्र का गलत युग्म बताइए। टाइफून चीन सागर व प्रशांत महासागर, हरिकेन अटलांटिक महासागर, विली विली जापान उष्णकटिबंधीय दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर। देखिए जो चक्रवात है ना, जो तूफान आते हैं, ठीक है, इनको जो है कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये सब सारे जिनका नाम दिया गया ना, ये सब चक्रवात ही हैं। बट हम अपने देशों में चक्रवात के नाम से जानते हैं, बट अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं। देखिए अगर हम टाइफून की बात करें, ठीक है, तो ये चीन सागर व प्रशांत सागर में जो तूफान आते हैं उनको टाइफून बोला जाता है। हरिकेन की अगर हम बात करें तो जो अटलांटिक महासागर में जो तूफान आते हैं उन्हें हरिकेन बोला जाता है। और विली विली ये जो है कि जापान नहीं है, विली विली जो है कि उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोला जाता है चक्रवात को, और उष्णकटिबंधीय बोला जाता है दक्षिणी पश्चिमी प्रशांत व हिंद महासागर में। तो इसमें गलत पूछा जा रहा है, तो गलत कौन सा है? तो ये सी ऑप्शन है। निम्नांकित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? युवाला, कार्स्ट स्थलाकृति, ड्रमलीन हिम निर्मित भूदृश्य, प्राकृतिक तटबंध तटीय भूदृश्य, ज्यूगेन शुष्क स्थलाकृति। इसमें से सुमेलित नहीं पूछा जा रहा है। ठीक है, युवाला अगर हम बात करें युवाला की, तो देखिए युवाला का निर्माण जो है कि कार्स्ट स्थलाकृति के द्वारा होता है। ठीक है, ड्रमलीन की हम बात करें तो ड्रमलीन का निर्माण जो है कि हिम निर्मित भूदृश्य से होता है। प्राकृतिक तटबंध की अगर हम बात करें तो ये तटीय भूदृश्य से नहीं होता है। प्राकृतिक तटबंध का निर्माण जो है कि नदी के निक्षेपण क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, और ज्यूगेन जो है कि शुष्क स्थलाकृति के द्वारा होता है। तो इसमें सुमेलित नहीं है कौन सा? तो ये सी ऑप्शन जो है कि सुमेलित नहीं है। कुमायूं हिमालय का क्षेत्र निम्नलिखित में से किन किन नदियों के बीच आता है? सिंधु सतलज, सतलज काली, सिंधु काली, काली तीस्ता। पूछा जा रहा है कि कुमायूं हिमालय का क्षेत्र जो है कि किन किन नदियों के बीच आता है। ठीक है, तो किन किन नदियों के बीच आता है? तो देखिए सबसे पहले ये बता दूं आपको कि हिमालय का जो नदी घाटी सीमाओं के आधार पर प्रादेशिक विभाजन किया गया है। देखिए प्रादेशिक विभाजन जो है ना, इसकी संरचना सिडनी बुर्रार्ड ने की थी और इसके आधार पर 4 भागों में इसको
बांटा था। देखिए एक पंजाब हिमालय, ठीक है, ये पंजाब हिमालय जो है ये आपका सिंधु और सतलज के बीच का है, ठीक है। कुमाऊं हिमालय पूछा जा रहा है यहाँ पे, वो सतलज और काली के बीच का है, ये हो जाएगा आपका बी। देखिए एक है नेपाल हिमालय, ये जो है कि काली तिस्ता के बीच का है, और असम हिमालय है वो तिस्ता दिहांग ब्रह्मपुत्र के बीच का है। तो इसमें कुमाऊं हिमालय की बात की जा रही है, ये किन किन नदियों के बीच आता है, तो ये सतलज और काली नदियों के बीच आता है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर कर चयन कीजिए। देखिए सूची फर्स्ट में कुछ बहुउद्देशीय परियोजना का नाम दिया गया है, और सूची सेकंड में कुछ नदियों का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें इदुक्की बहुउद्देशीय परियोजना की, ये कहाँ पे है, तो ये केरल में है, पेरियार नदी पे, ठीक है। माता टीला की बात हम करें तो ये उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के में है ये, और ये है आपका बेतवा नदी पे, ठीक है। नागार्जुन सागर की अगर हम बात करें तो ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है, कृष्णा नदी पे। और पोचमपाद बहुउद्देशीय परियोजना की हम बात करें तो ये है आपका गोदावरी नदी पे, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। तो ये हो जाएगा आपका 4321। 4321 कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 4321, एक मिनट, 4321 ये भी है और ये भी है क्या, कोई बात नहीं, कोई भी कर दीजिए, 4321 ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। निम्न स्थित है में से किसका मकबरा भारत के बाहर स्थित है, हुमायूं, जहांगीर, बाबर, औरंगजेब। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका मकबरा जो है कि बाहर स्थित है, मतलब कि भारत में नहीं स्थित है, ठीक है। अगर हम बात करें हुमायूं की, ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, तो हुमायूं का मकबरा जो कि नई दिल्ली में है, दीना पनाह मतलब पुराने किले के निकट, मतलब कि भारत में ही है, ठीक है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, तो जहांगीर का मकबरा जो कि लाहौर में है, ठीक है, तो ये हो जाएगा भारत से बाहर लाहौर है। बाबर का मकबरा कहाँ पे है, तो इसका मकबरा जो है कि काबुल में है, तो ये भी हो जाएगा। और औरंगजेब का मकबरा कहाँ पे है, तो ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद जिला में है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत से बाहर स्थित, तो ये जहांगीर और बाबर का हो जाएगा, मतलब कि 2 और 3, ये सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद, बैंक नोट प्रेस देवास, करेंसी नोट प्रेस नागपुर। इसमें से सम्मिलित नहीं है। देखिए सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे है, सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है कि आपका हैदराबाद में पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी पेपर मिल ये आपका होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। बैंक नोट प्रेस कहाँ पे है, तो ये देवास में है। और करेंसी नोट प्रेस जो है कि कहाँ पे है, तो ये नागपुर में नहीं है, ये कहाँ पे है, तो ये नासिक में है। और यहाँ पे जो है कि उच्च सुरक्षा मानकों वाले बैंक नोट को छपाई का कार्य होता है। देखिए पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो दूसरे देश है ना, उन देशों के नोटों की छपाई का भी कार्य यहाँ पे किया जाता था, करेंसी नोट प्रेस नासिक में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। दूसरा है कि 1944 ईस्वी में बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। तीसरा है कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्री मन्नारायण थे। देखिए भारत में जो आर्थिक नियोजन संबंधी प्रस्ताव हैं वो सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया जी की पुस्तक थी, कौन सी, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, इसमें आई थी, ठीक है। और 1944 ईस्वी में बॉम्बे के जो 8 उद्योगपति थे, इनके द्वारा जो है कि बॉम्बे प्लान जो है कि प्रस्तुत किया गया था, ठीक है, ये भी सही है। और जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार श्री मन्नारायण थे। देखिए श्रीमन नारायण नहीं थे, बॉम्बे प्लान का सूत्रधार जो है कि सर अर्देशीर प्लान मतलब दलाल थे, अर्देशीर दलाल थे, ठीक है। तो ये आपका गलत है, बाकी दोनों जो है कि ये सही है। तो 1 और 2 हो जाएगा कि 1 और 2 सही है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, हिमालय क्षेत्र में भोजपत्र मिलता है, खैर की लकड़ी को कत्था प्राप्त किया जाता है। उपरोक्त कथनों के आधार पर सही कूट का चयन करें।
देखिए वनारोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। देखिए वन जितना हम लगाएंगे मृदा अपरदन हम रोक सकते हैं। ठीक है, तो वन रोपने के बाद से क्या होता है, मृदा अपरदन भी कम होता है। हिमालय क्षेत्र में जो भोजपत्र होता है वो कहाँ पे मिलता है, वो हिमालय क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, खैर की लकड़ी से कत्था प्राप्त किया जाता है। खैर की जो लकड़ी होती है उससे हम कत्था प्राप्त करते हैं। तो ये भी आपका सही है। तो 1 और 2 तीनों सही है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही है। जल जीवन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। यह केवल केंद्र प्रायोजित मिशन है। दूसरा है कि यह मिशन वर्ष 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। देखिए बात की जा रही है जल जीवन मिशन की। ठीक है, ये केवल केंद्र प्रायोजित स्कीम है। देखिए ये केंद्र प्रायोजित स्कीम नहीं है। ठीक है, अगर हम इसके बारे में बात करें जल जीवन मिशन, तो ये केंद्र प्रायोजित नहीं है, बल्कि जो कि केंद्र व राज्यों के फंड शेयरिंग पैटर्न है ये, जिसमें यह होता है कि जो हिमालयी क्षेत्र हैं और उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनके लिए केंद्र और राज्य का अनुपात जो है कि 90/10 होता है। ये कहाँ पे के लिए है, तो ये है आपका ओनली हिमालयी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए। केंद्र 90% देगा और वो स्टेट जो है कि 10% देंगे। ठीक है, बाकी जो है कि अगर हम देखें राज्य के लिए, जो राज्य हैं नॉर्मल राज्य हैं उसमें क्या है, उसमें जो है कि 50-50% है। ठीक है, 50 जो है कि केंद्र देगा और 50 वो स्टेट देगा। ठीक है, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें जो है कि 100% जो है कि कौन देगा, तो 100% जो है कि केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी इसकी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, गलत है। यह मिशन 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितना लीटर, 55 लीटर जो है कि पानी की आपूर्ति की परिकल्पना करता है। तो ये आपका सही है और पहला गलत है। तो ये हो जाएगा केवल बी ऑप्शन की, मतलब 2 सही है। गलतियों की पहचान कीजिए। कुछ योजनाओं का नाम दिया गया है और उनकी प्रारंभिक तिथियां का नाम दिया गया है। अगर हम बात करें अमृत योजना की, तो अमृत योजना का कब शुरुआत की गई थी, 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। स्मार्ट सिटी मिशन, इसकी शुरुआत जो है कि 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को शुरुआत की गई थी। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है कि ये आपका 8 अप्रैल 2015 को इसको शुरू किया गया था। देखिए इसके तहत क्या होता है ना कि इसके तहत जो है कि असंगठित जो असंगठित क्षेत्र हैं वहाँ के छोटे कारोबारियों के लिए वित्त एवं पुनर्वित्त की सुविधाएं जो है कि उपलब्ध कराई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, न कि 2016। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी प्रथम एनाफेज अवस्था में रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज रॉबर्ट होली द्वारा की गई थी। कैंसर सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने पर होता है और समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने की थी। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या घटकर आधी प्रथम एनाफेज अवस्था में रह जाती है, बिल्कुल सही है। अर्धसूत्री विभाजन की खोज रॉबर्ट होली द्वारा की गई थी। देखिए अर्धसूत्री विभाजन की खोज जो कि फार्मर तथा मोरे द्वारा किया गया था, रॉबर्ट होली के द्वारा नहीं किया गया था। अगर हम बात करें रॉबर्ट होली के द्वारा, तो सबसे पहले ये जो कि क्लोवर लीफ मॉडल स्थानांतरण आरएनए की रचना की खोज तथा अध्ययन किया गया था रॉबर्ट होली के द्वारा। बाकी जो है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसके द्वारा, तो ये जो कि फार्मर तथा मोरे के द्वारा किया गया था। तो ये आपका गलत है। कैंसर सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया को बंद होने पर ये होता है। मतलब कैंसर जब होता है तो सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली जो प्रक्रिया है वो बंद हो जाने के बाद होता है। और समसूत्री विभाजन की खोज जो है कि वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये भी सही है आपका। गलत कौन सा है, तो ये बी ऑप्शन है। असत्य कथन की पहचान कीजिए। विषाणु सम एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। ग्लूकोज शर्करा के अणु 1 के ऑक्सी श्वसन के कुल 38 या 36 एटीपी अणुओं का लाभ होता है और छिपकली में लिंग गुणसूत्र होते हैं।
इसमें आपको क्या बताना है, असत्य कथन बताना है। देखिए विषाणु सम एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। बिल्कुल सही है कि जो विषाणु होते हैं वो सम एकल जंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मानव में कितना 46 गुणसूत्र होते हैं, मतलब कि 23 जोड़े। ठीक है। ग्लूकोज शर्करा के एक अणु के ऑक्सी श्वसन के कुल 38 या 36 एटीपी अणुओं का लाभ होता है, ये भी सही है। छिपकली में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखिए छिपकली में जो है कि लिंग गुणसूत्र जो है कि नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत है। तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। निम्न में से कौन सा एक सवाना बायोम की विशेषता है? वनस्पति समुदाय में प्रधान परत, उप प्रधान परत, झाड़ी परत तथा भूमि परत के 4 लंबवत स्तर होते हैं। दूसरा है कि वनस्पति समुदाय में वृक्षों की बितान, मुकुट परत, झाड़ियों की मध्य परत तथा घासों की भूमि परत के 3 स्तरीय संरचना होती है। सी है कि पत्तियां मोटी तथा कठोर होती हैं। एंड चौथा है कि सदाबहार घासें चरम समुदाय होती हैं। इसमें से पूछा जा रहा है कि एक सावाना बायोम की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? तो देखिए इसमें है आपका विशेषता ये वनस्पति समुदाय के वृक्षों की बितान, मुकुट परत, झाड़ियों की मध्य परत तथा घासों की भूमि परत की 3 स्तरीय संरचना होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनामो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर, इंडक्टर। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में क्या बदलता है? तो ये बदलता है आपका विद्युत मोटर। मोटर जो है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। यही उल्टा अगर बात की जाए कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति क्या होती है, तो वो हो जाएगी आपकी डायनामो। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति, तो ये है आपका विद्युत मोटर। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन है निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? चना, गेहूँ, सरसों, धान। पूछा जा रहा है कि किस फसल में नील हरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कि मेरी जब भी वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मेरा दूसरा चैनल है श्री GS पॉइंट, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25 एंड श्री GS पॉइंट, और टेलीग्राम का हमारा चैनल है स्टडी विद श्री। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करते आप यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि इन सब सारे जगहों पे स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है, जिससे आप लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग एक लाइक कर दिया कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट्स कर दिया कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर किया कीजिए। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग एक डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।